नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीशचंद्र बघेल। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के जनसत्ता न्यूज़पेपर के मेट्रो एडिटर तथा अब युगवार्ता मैगजीन के सलाहकार संपादक मनोज मिश्रा जी। और हम बात करेंगे जो दिल्ली में या पूरे भारत में आप एक चर्चा का विषय बना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए हैं एक पत्रकार मनोज मिश्रा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मनोज जी, ये जो मधु किश्वर है, नामी पत्रकार हैं, वो भी अब 75 साल की हो चुकी है, यानी जिसको कहते हैं वानप्रस्थ। यदि हम वानप्रस्थ की बात करें, वानप्रस्थ जो आश्रम है वहां जाने की बात होगी, संन्यास आश्रम में तो है ही। अब वो इस उम्र में जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, खुद भी वो कहती है कि वो मोदी से मिलने से कतराती रही है, और वो भी उस एज में जब वो करीब 60 साल की थी। आपने जो तमाम उन्होंने आरोप लगाए हैं, रिपीट नहीं करना चाहता उन आरोपों को, आप क्या मानते हैं इस चीज को? नहीं, देखिए, मधु किश्वर की कई छवियां हैं, लेकिन एक छवि तो ये है जो विचारधारा बदलने और काला बदलने, ये अचानक क्यों होता है भगवान जाने। लेकिन मधु किश्वर का अगर उस तरह से आप बैकग्राउंड देखें तो काफी पढ़ी लिखी और होशियार महिला मानी जाती थी। और जिस मधु किश्वर को हम लोग पत्रकारिता शुरू करते समय जानते थे, वो मधु किश्वर महिला अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक पढ़ी लिखी महिला थी। लेकिन फिर वो अलग अलग संस्थाओं से जुड़ के और दूसरी छवि उनकी बन गई कि वो ब्लैकमेलिंग करती हैं, दबाव डालती हैं। और सबसे जो शुरू से उनकी विचारधारा थी, वो सीधे कम्युनिस्ट पार्टी की कार्ड होल्डर थी नहीं थी ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो सारी उनकी वामपंथी अचानक देश में सरकार बदली, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए, और वो प्रधानमंत्री की ऐसी भगत हो गई कि उन्होंने मोदी पता नहीं क्या क्या, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना उन्हें महात्मा गांधी तक से करती, जो दुनिया के विरले लोग माने जाते हैं। और फिर क्या हुआ कि बाद में अचानक कुछ दिन से अचानक उन्होंने कहनी शुरू की। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी को आप जानते हैं कि राजनीति में ले आए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और सबसे पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ ही मोर्चा खोला, और फिर अलग अलग दल हुए, फाइनली वो फिर भाजपा में आए, और भाजपा में नरेंद्र मोदी ने उनको राज्यसभा दिया। फिर वो नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसे अनर्गल आरोप लगाने लगे कि जो हम आप सार्वजनिक चर्चा भी नहीं कर सकते। वही राहुल गांधी का भी बोला है, लगभग उल्टी बात राहुल गांधी के लिए बोला है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, वो सभी के कर रहे हैं। दूसरा, मधु किश्वर का जो बोलना है ना, वो इसलिए अजूबा लग रहा है कि इस बीच में, मतलब हमारे आपके जानने में वालों में केवल एक वो बीच में एक एबस्टीन फाइल, उस एबस्टीन फाइल के बारे में इतनी ज्यादा भ्रम हैं कि क्या सत्य है क्या झूठ है, क्योंकि वो हजारों की संख्या में उसके लोगों के नाम जोड़ रखे हैं, और उसके जो कागजात मिल रहे हैं उसमें दुनिया के कोई बड़े नेता, कोई बड़ा नेता जो शायद ही कोई छूटा है। इसलिए उस पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए, और ये सब बेकार बात है। और लेकिन ये मधु किश्वर के लिए कारण बना, ये मैं नहीं कह सकता क्या कारण बना। या तो कुछ लोगों को चर्चा में बने रहने की आदत है, मुझे लगा होगा कि हम भाजपा का समर्थन करने से चर्चा में आ जाएंगे, तो उन्होंने पहले भाजपा का समर्थन किया, और है बातचीत कुछ और हुई होगी, या कोशिश की होगी कि कुछ बड़े पद मिल जाए, राज्यसभा फलना ठिकाना, और जब नहीं मिला आलोचना करने लगी जो हम आप नहीं कर सकते। मधु किश्वर खुद एक चैनल में एक इंटरव्यू दे रही है अपना, जिसमें वो कह रही है कि 12वीं पास
भारी पास स्मृति ईरानी को तो मंत्री बना दिया गया, लेकिन मेरे जैसे लोगों के साथ देखा तक नहीं। अब वो सीट में भी करें कि पद दिया। वैसे भारतीय जनता पार्टी में शिकायत तो है कि वो अपने लोगों को भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं। ये यहां तक तो वो सही है, लेकिन ये कहना कि 12वीं पास को बना दिया, तो इस पर आप कैसे लेते कि वो किसी और माध्यम से बनी है? ये जो उनका आरोप है, इस पर आप क्या? देखिए, स्मृति ईरानी की बिल्कुल अलग छवि थी। स्मृति ईरानी पार्टी के लिए काम किया, और उस समय जब एग्रेसिव महिला कुछ चाहिए था भाजपा को, तब वो उम्र में सक्रिय हुई और वो चंचों का चुनाव लड़ी, हारने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी, और फिर फाइनली राहुल गांधी को हरा दिया। संगठन में काम में लगी रही, मंत्री रही या न रही, वो पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गई। दूसरा, पार्टी में आने से पहले उसकी एक छवि थी एक कलाकार की। दूसरा, हम सब जानते हैं, हम सबकी कोई बहुत परिचय उनसे नहीं है और बहुत कोई विरोध नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, लेकिन वो धारा प्रवाह जिस तरह से वो अंग्रेजी हिंदी बोलती हैं, और मंत्री रह के भी जो औसत, ये नहीं कहेंगे कोई चमत्कारी काम, लेकिन औसत काम किया, कोई खराब भी नहीं किया। तो जो विभाग को दिया उसमें वो ठीक ठाक काम की, इसलिए वो 12वीं पास है कि 13वीं पास है मुझे पता नहीं। लेकिन जिस तरह से भाजपा के शुरुआती दिनों में, जब भाजपा अच्छे दिन में लौटने लगी, उस समय जो एग्रेसिव महिलाओं को की जरूरत थी भाजपा को, तो जिन महिलाओं ने पूरी तनमन धन से पार्टी का काम किया, उसमें स्मृति ईरानी थी। आपको याद होगा कि जो दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली के चांदनी चौक में जो उन्होंने चुनाव है वो हारी कपिल सिब्बल से, वो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़के हारी, लेकिन पार्टी ने तय किया, इसलिए वो लगातार पार्टी से लगी रही। मंत्रियों जो विभाग उनको दिए गए, उसमें औसत ऐसा कोई चमत्कारी काम हो ऐसा मैं नहीं मानता। अच्छा, ऐसा भी नहीं कहेंगे कि उन्होंने बहुत बुरा कर दिया। अच्छा मनोज जी, एक चीज बताइए, थोड़ा ये देखते हैं कि 2014 के आसपास आपने भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने मोदी के नाम पर किताबें लिखी। इसमें मधु किशोर भी शामिल है, कुछ लोगों को मैं भी जानता हूं, बड़े बड़े नाम है। कल मैं देख रहा था, सर्च करे, करीब मेरे पास 14-15 नाम आए किताबों के, और उसमें कई पत्रकार भी हैं। आखिर ये ऐसा कैसा हुआ कि ये मोदी के आने के बाद मोदी के ऐसा कहीं ना कहीं कुछ नहीं, थोड़ा उनकी आलोचना भी की, लेकिन उनके फेवर में लिखी, और कहीं मुझे मिलते हैं तो वो उस किताब का हवाला दे के आप अभी भी सबको कहते हैं कि हमने भी सुना है कई लोगों को, ये लगता है उन्होंने बहुत कुछ काम किया, उनको पद मिलना चाहिए था। तो मधु किशोर भी इसी भ्रम में जी रही है क्या कि उनको पद मिलने चाहिए? यानी पवन जी भी पत्रकारों में बहुत बड़ी लॉबी हो गई, कोई सूचना आयुक्त बनना चाहता है, कोई सलाहकार बनना चाहता है, जो भी उनको दर्जा मिले, ये पत्रकारिता की ये जीविया वो अच्छे चैनलों में चले जाते हैं, सरकारी चैनलों में। ये क्या खेल है पत्रकारिता में? मधु किशोर उसी भ्रम में की शिकार है क्या? आप देखिए, जो भाजपा के पास जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो हम आप सब जानते हैं कि अघोषित भाजपा के लिए काम करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लाखों स्वयंसेवक इस देश के कोने कोने उन इलाकों में भी मौजूद है जहां भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था। उन्होंने काम करके खड़ा किया, और उसमें से एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, मतलब मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जिनको इससे कोई मतलब नहीं कि कौन एमपी बन रहा है, कौन एमएलए बन रहा है, किसको मंत्री बनाया जा रहा है, वो केवल सेवा भाव से काम करते हैं संगठन में। उनके बूते पार्टी आगे बढ़ी, आई, सत्ता में आई। अब सत्ता में आने के बाद कि एक बड़ी भारी तादाद में ऐसे लोग जुड़े जिनका न संघ से कोई लेना देना, न भाजपा की विचारधारा से कोई लेना देना, उनका केवल सत्ता से लेना देना था। 15-16 कह रहे हैं, मैं तो 100 से ऊपर किताबें देख चुका हूं नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर लिखी गई है। अब है कि उसमें एक आध अपवाद अगर छोड़ दें तो कोई ऐसा नहीं होगा जो नरेंद्र मोदी जी से कभी मिला होगा, न उनकी होगा।
केवल एविडेंस के आधार पर किताबें लिखी। और जिस तरह से ये, मैं 50 नाम ले सकता हूँ, किसी का लेके उसको बदनाम करने की ये नहीं है। तमाम लोग ऐसे, आपको एक छोटी सी घटना उदाहरण बताता हूँ। एक बहुत बड़े नाम थे मदन दास। कुछ दिन पहले उनका निधन हुआ। आरएसएस के विद्यार्थी संगठन जो है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसको अखिल भारतीय रूप देने वाले 30 साल तक उसके राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे मदन दास। बाद में संघ के अधिकारी हुए और फिर उनका निधन हुआ पिछले दिनों, 2 साल पहले। वो तंग आके, अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उनका काम था संघ से समन्वय करना भाजपा का। तो वो कहा करते थे ये उस विद्यार्थी परिषद में थे जिसमें मैं नहीं था। ये उस विद्यार्थी परिषद में थे जिसमें मैं नहीं था। तो आप कल्पना करो, इस तरह की ये बहुत बड़ी पौध, जिनको न संघ पता, न बीजेपी पता, न संघ की विचारधारा पता, न दीनदयाल उपाध्याय पता, न गोलवलकर पता, ऐसे लोग जबरदस्ती उनके साथ चिपकने के लिए, सत्ता पाने के लिए, और ऐसे लोग पा भी गए हैं। उसमें चर्चा कर चुके हैं कई बार कि ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में पा गए हैं, रेवड़ियां और बड़े बड़े पद, राज्यसभा, केंद्र सरकार में मंत्री, गवर्नर, पत्रकारों में बहुत सारे सूचना आयुक्त, फलना ढिकाना, पता नहीं क्या क्या, कहीं एडवाइजर, कहीं कुछ, सब। मधु कीश्वर आईएमसी के प्रोफेसर तक बन गए। आईएमसी के प्रोफेसर ऐसे लोग बना दिए गए जो प्रोफेसर में डीजी, जो प्रोफेसर बनने लायक थे, जो किताबें लिखते थे अपनी पत्नियों के नाम पे, और उनको डीजी बना दिए गए। और ऐसे प्रोफेसर आ गए बल्कि वहां पे जो नेताओं की इर्द गिर्द घूमते, वहां प्रोफेसर में कैसे बने हैं। हम लेफ्टिस्ट को, कांग्रेस को गाली देते हैं, लेकिन वहां कम से कम कुछ लोग ये कहते थे, याद देखिए कैसी भर्ती करते थे। तो सही कह रहा, बिल्कुल जी। तो कुल मिला के ये है कि वो जो लोग हैं, हाँ, वो एक बड़ी तादाद में ऐसे लोगों की संख्या जुड़ी जो केवल सत्ता पाने के लिए से जुड़े, और उसमें से कुछ पा गए, जो पा गए वो जुड़े हुए हैं। कुछ लोग अभी भी लगे हुए हैं कि उनको मिल जाएगा, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन मधु कीश्वर टाइप के लोग, इनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी। ऐसे लोग अभी खाली हैं, खाली उनका धैर्य चूक गया। तो वो उन्होंने ऐसे ऐसे आरोप, अच्छा उसमें भी उठता है, जैसे कई नाम आपको ध्यान में होंगे जिनको गवर्नर बनाया गया, नेजमा हेपतुल्ला, अभी जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब, या कई लोग बनाया गया लेकिन अब नहीं बनाया गया। तो ऐसा, अब जो सतपाल मलिक जब हटे तो क्रांतिकारी हो गए, खिलाफ बोलने लगे। जब तक थे तब तक वो गुणगान करते थे। तो दोनों तरह के लोग हैं इस समाज में मौजूद, जिनको नहीं पद मिला फिर भी वो लगे हुए हैं, जो पहले से हैं। मान लिया मुख्तार अब्बास नकवी या शहनवाज हुसैन, जो पहले उनको नहीं मिला फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं। जो नए आए हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं मिला फिर भी वो नहीं बोल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं मिलने पर विरोधी हो गए और अचानक वो विरोध में उतर गए। उतना तक तो मानिए चल रही है, लेकिन ये तो एक टीम है। अच्छा, एक चीज और बताइए, मधु कीश्वर अपने इंटरव्यू में बात कर रही है, मधु कीश्वर, कि वो कभी भी पापपंथी नहीं थी। क्या ये सच है? सच कह रही है? मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे तो वो जो जितनी जानकारी मुझे मिली है कि उन्होंने जो लिखी है उसमें मुझे कतई एक लाइन भी सही नहीं लग रहा है। तो हम आप जानते हैं प्रधानमंत्री का जो आवास है या दफ्तर है, प्रधानमंत्री का जीवन, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री जिसने 12 साल में कोई दिन छुट्टी ली ही नहीं, कभी पिकनिक मनाने, कभी करने कहीं कहीं गए ही नहीं। दूसरा, हर समय एसपीजी रहती है, एक एक मिनट टू मिनट की सूचना रहती है। ऐसे में जो आरोप लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है सब बेदम है। यहाँ जो खाना, मैंने जैसे कुछ गुजराती चीजें हैं
जो वो मंगाते हैं वहां से, उनके यहाँ उनके लिए आती है अहमदाबाद और वहां से, वो चीजें भी स्कैन होकर घर में जाती है भाई। प्रधानमंत्री है, तो इसलिए ये जो आरोप है मुझे नहीं लग रहा है इसमें केवल ये अति महत्वाकांक्षा है और पद पाने के और कुछ। अच्छा, एक चीज और जानिए कि भारत का जो कानून कहता है कि जो दो वयस्क व्यक्ति, महिला पुरुष, वो यदि इस तरीके से मतलब रहना चाहते हैं तो कानून तो बिल्कुल उनको परमिशन देता है। और दूसरा, यदि इस तरीके के आरोप जो बिल्कुल ट्वीट किया है, नाम लेके बाकायदा स्मृति ईरानी का, इसमें मानहानि का दावा हो तो इनको 4-5 साल की जो भी है सजा हो सकती है। अब सवाल ये है कि आखिर इस इनको संविधान, कानून का, भारतीय जो कानून है उसका भी पता होगा, मानहानि का भी और सजा का भी, और जो वयस्कों का, तो आखिर एक इतनी जागरूक पत्रकार ऐसे काम कैसे करेंगे? क्या उसे कानून के हवाले से बताइए कि कैसे ये गलत करे? एक कहावत नहीं सुनी आपने कि बदनाम हो तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। चर्चा में आ गए, चर्चा में तो आगे फांसी तो नहीं दी जाएगी तो, और दूसरा इसी बहाने कम से कम प्रधानमंत्री नोटिस तो लेंगे। हाँ, उधर चर्चा में आगे मुझे कोई काम करना। अभी तक उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया है, या उनके बिहाफ पर कोई किसी ने नहीं किया है। ये तो सारी भूमिका है लोगों की, इसीलिए है कि प्रधानमंत्री रिएक्शन करे। और अगर प्रधानमंत्री ने मानहानि का मुकदमा कर दिया फिर तो जय जय, फिर तो इसी बहाने हम हीरोइन बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि वो वहां से कोई किया जाए। अगर नोटिस लेना होता तो अब तक लिया गया होता, और जितनी इनकी चर्चा होनी थी वो हो गया। और मैं आप जो बात कर रहे हैं उसी की बातें ज्यादातर कि ये केवल पद पाने के लिए, और पद न मिलने पर चरित्र जैसा घिनौना आरोप लगाकर पॉपुलर बनने का जो प्रयास है ये। लेकिन अब इनके खिलाफ जो भी लोग बोल रहे हैं, एक जर्नलिस्ट भी कहूंगा, यूट्यूबर ही है, वो तो इन पे बहुत ही गंभीर तरीके के आरोप लगा रहे हैं कि जैसे लेस्बियन टाइप ऐसे कुछ लगा रहे हैं। वो कहते हैं मेरे घर में भी रहती थी वगैरह। एक दूसरे पत्रकार है, उन्होंने कहा कि वो बड़े नामी पत्रकार रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों में भी। उन्होंने कहा कि हमने इनका इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ तौर पे एक चीज की थी, वो कभी इंटरव्यू चल रहा है उनका अपने चैनल पे, वो कह रहे हैं कि जब इनका इंटरव्यू मोदी को लेके किया था तो इनका को सवाल नहीं पूछेंगे, वो जो मोदी की जो दंगे हुए थे इनकी किताब को लेकर था, और दंगों के लेकर मालूम ये कहिए कि वो मोदी के खिलाफ सुनने को तैयार ही नहीं थी उस इंटरव्यू में। और अंततः जब उसने इतना टोक टाक कर दिया तो वो सीरीज बंद की करती है, यानी तब मोदी की बहुत क्रोधी, ये कह रही वो, ये अलग अलग यूट्यूब में आ रहे हैं। तो आखिर अब इनका भी इसी तरीके से चरित्र हनन हो रहा। लोग कोई कह रहा है ब्लैकमेलर, कोई कह रहा है कोई ट्रेड यूनियन से, कोई कुछ कह रहा इनके खुद निजी संबंधों को लेके। आखिर ये इनको लगता नहीं कि खुद इनकी भी छिछालेदार हो रही है? नहीं, एक तो वो दूसरा आप देखा होगा, आपने तमाम तरह का यूट्यूब वगैरह सुना होगा या देखा होगा, इनके जानकारी हम लोगों ने, इनकी शादी हुई है, 2 बच्चे हैं, माता पिता, कोई उनके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं, उनको लाइमलाइट से दूर रखा गया है, खाली बस अपने लाइमलाइट में बनी हुई है। और ये सालों से इनकी टेंडेंसी होती है कि अपनी लाइमलाइट में ही रखना, बाकी परिवार समाज सब खत्म। वो जो आंदोलन और जो मानुषी नाम से पत्रिका के चलाती थी वो सब हवा हो गई। वो ये अपने आप में इन्होंने साबित कर दिया कि ये केवल और केवल पद पाने के लिए या कुछ पाने के लिए ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के समर्थक बनी हुई थी, और बाकी कुछ, और वो नहीं मिला तो इनका धैर्य चूक गया। क्योंकि हम सब को लगता है कि अब तीसरी बार के बाद पता नहीं प्रधानमंत्री वो बने कि नहीं, और नंबर 2 इनकी उम्र भी 75 पार है, तो ये भी उसके बाद लायक रहेगी नहीं कि पद पाए, इसलिए इन्होंने अपना, इनका धैर्य चूक गया और 10 साल में ये अचानक। अच्छा, एक और है, वो अब एक इंटरव्यू में खुद ही कह रही है कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, एक तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है जो ज्योतिष मठ का अपने को शंकराचार्य दावा करते हैं, हालांकि वो है नहीं, क्योंकि उनके गुरु ही
नियम था। मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ बता दूं कि 4 मठ हैं, 4 मठों के लिए आदि शंकराचार्य जी का मठा मैंने कहा गया है कि 4 के 4 शंकराचार्य अलग अलग होंगे। एक शंकराचार्य 2 मठों पर नहीं होगा और 2 मठों का एक शंकराचार्य नहीं होगा। ऐसे में स्वामी जो उनके स्वरूपानंद सरस्वती थे वो पहले ज्योतिर्मठ के थे, लेकिन जब वो फिर वो द्वारका चले गए तो उन्होंने लिखित में दिया था कि मैं यहाँ का छोड़ दूंगा, उन्होंने छोड़ा नहीं और दोनों मठों पर काबिज रहे और इनको कोर्ट ने भी कहा छोड़ से इनको माना नहीं। द्वारका पीठ के थे वो, इस हिसाब से वो अपने एक ही को वारिस बना सकते थे जो द्वारका, उसमें कोई विवाद नहीं। यहाँ जब वो मठ के नहीं तो उन्होंने कैसे अभिमुक्तेश्वरानंद को दिया, ये सीधी सी बात है। इस तरह के मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभिमुक्तेश्वरानंद चूंकि कोर्ट में भी उनके मामला है, उनके गुरु जब शंकराचार्य नहीं थे ज्योतिर्मठ के, कैसे हुए ऐसे शंकराचार्य जो आपको याद होगा यूपी में किस तरह बात करते रहते फालतू, एक सन्यासी के तौर पर उनके गलत है वो विवाद। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे दी। कहीं ये नहीं लगता कि ये दोनों मिले जुले हैं कि यहाँ से अटैक किया जाए? क्या आपको लगता है इसमें? नहीं, इनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी, उनके बारे में भी था कि वो बीजेपी विरोधी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, भी था। और शायद दूसरा आपने कई वीडियो बनाए भी हैं, मैंने भी देखे हैं। ये तो आदि गुरु शंकराचार्य ने किस तरह से सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की इस देश में, ये सारा चीजें दस्तावेजी है। उन्होंने ऐसे पैदल पूरे इस देश का 2 बार भ्रमण किया और 4 कोने पर 4 शंकराचार्य बनाए, अपने उत्तराधिकारी बनाए और उनके लिए कितने कठोर नियम बनाए, कितने फैसले किए और किस तरह से ये राजनीति ने उसका भी नाश कर दिया। और इसमें मुझे स्वरूपानंद जी ज्यादा थे क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की कि 2 पीठ पर बैठ गए और फिर ये मान लीजिए ये तो एक अलग विवाद है और ये कोर्ट कचहरी में अलग जाना है और उसका अलग निस्तारण होना है। दोषी तौर से वो साबित कर दिए हुए हैं, मेरा उनसे कोई न लगाव है न विरोध है, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये साबित कर दिया है कि वो बीजेपी विरोधी है अपने गुरु की तरह। तो वो और बताओ पैदल नहीं गया स्नान करने के लिए, जबकि आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत को नेपाल तक और कहा पैदल 2-3 बार घूमे थे और ये वो पालकी से नहीं उतर 2 बार। और तब भारत मतलब अफगानिस्तान से भूटान तक, और उन्होंने पैदल भ्रमण किया। और आपको पता होगा कि उन्होंने अपनी माँ से वायदा किया था कि तुम्हारा अंतिम संस्कार मैं करूंगा, और वो आभास इनको हो गया। और जब माँ का निधन हुआ तो होने वाला था तो वो ये उत्तराखंड में थे शंकराचार्य, और यहाँ से पैदल वो केरल गए और केरल जाके उन्होंने अपनी सन्यासी, जो कि हिंदू धर्म में सन्यासी नहीं कर सकता था, लेकिन उन्हें एक विद्रोही सन्यासी इसलिए कहा जाता है उनको, किया था। हाँ, तो वो तो मैंने तो अभिमुक्तेश्वरानंद और ये कहीं साजिश आपको लगती है? निश्चित रूप से देखिए, राजनीति से दूर होना चाहिए था। ये जगत गुरु शंकराचार्य का पद हम लोगों के लिए, ईसाई धर्म में एक पोप होते हैं, हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य होते हैं, उनका दर्जा भगवान के नीचे माना जाता है, लेकिन इस राजनीति में उसका सब खत्म कर दिया। कौन विद्वान है, मैं उस पर कोई बहस नहीं करता, लेकिन जिस तरह का किया जा रहा है ये नौटंकी, उससे तो सनातन धर्म का छीछा। और उनको जो विवादित है उनको सपोर्ट करके जानबूझ के आप शहीद बनाने में लगे हुए। जो गैंग है ये पूरा एप्स्टीन फाइल से लेके ये कुल मिला के ये सब एक गैंग का जो हिस्सा ही है क्या ये मधु किशोर? बस ये उसी गैंग में अब शामिल हो गई। ओरिजिनली तो ये वहीं से आई थी, जहां से आई थी वहीं चली गई। और ये पार्टी बीजेपी के वालों के लिए भी अच्छा हुआ, लेकिन पता नहीं कल आएगी नहीं। सतपाल मलिक के जो उल्टे सीधे बयान के बाद लग रहा था कि भाजपा सजग होगी, और उसी हुई उपराष्ट्रपति जो बनाया गया जगदीप धनखड़ को, उन्होंने जब साजिश बने तो लगा कि अब ऐसे लोगों की छटाई होगी, लेकिन फिर इसी तरह के लोग आगे बढ़ गए। ये अभी भी बहुत सावधान नहीं है सरकार।
अच्छा, एक और इसी से मिलता जुलता जो पत्रकारिता है, उसमें विष पुरुष भी बहुत है, विष कन्याएं भी बहुत है। आखिर ये लोग न भारत का भला कर रहे हैं, न समाज का भला कर रहे हैं। आखिर ये सिर्फ एक विचारधारा से वो भी नहीं कहेंगे, वो विष कन्या इस तरीके के पत्रकार घुस आए हैं। वो उसमें महिला होगा। ये मधु कीश्वर के प्रसंग आने के बाद कई महिलाएं आरोप लगाने लगी नेताओं पर। एक महिला ने कल्याण सिंह पर आरोप लगाया है। अब सवाल इस बात का है कि इसके लिए आप क्यों जाती हैं? भाई, हम लोगों ने भी तो पत्रकारिता की, हम लोगों ने भी तो अपना जीवन भर यही काम किया, इसी से परिवार चलाया, और तुमने ढंग से लिखा, तो हम क्यों नहीं अब किसी का इन्वॉल्व हो गए? किसी के बेडरूम में जाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? किसी बेडरूम में जाने की जरूरत पड़ी? बहुत से मुरलीधर जोशी पे है, डॉक्टर मुरलीधर जोशी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। कल्याण सिंह, सवाल ये कि आपने कितने सालों तक कही थी, लेकिन जो आपको मीटू वाला जो प्रोग्राम हुआ था वो कैसा था, है ना यार? कि ये समय क्यों नहीं बोलते, ये जाते क्यों है? अब बाद में मीटू करके कई लोग पत्रकार निपट गए उसमें से, अगर वो इंडिया के बाद निपट गए थे इसी खेल में। तो ये विष पुरुष विष कन्याएं जो पत्रकारिता में आ गई है या है, आ गए हैं, इनको लेकर आखिर इनका पर्दाफाश होना चाहिए। पत्रकारिता करेगा कौन? ठीक है, एमजे अकबर जैसे श्रेष्ठ पत्रकार पूरा करियर खत्म, कई लोगों के करियर खत्म कर दिए गए इसी तरह विष कन्याओं ने किया है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन नरेंद्र मोदी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनका जो स्टेटस है बहुत बड़ा है। और उसमें है कि जो दो तीन चीजें जो चीज जुटती रहेगी, एपस्टीन फाइल, बीच में वो ट्रम्प है, वो तो बिल्कुल गुंडा टाइप जो काम कर रहा है ना। तो उसने भी कहा कि मैं चाहूँ नरेंद्र मोदी का मैं करियर चौपट कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा, एक बयान है। उसके बाद राहुल गांधी का एक बयान आता है कि वो कई लगातार इसको घेरते हैं। इसके अलावा ये पूरा गैंग जो मैंने कहा, जो भारत विरोधी, मैं सीधे तौर पर कहूंगा गैंग हो गया, पत्रकारिता के गैंग, ये सब मिला के मोदी को निपटाना चाहते हैं। जबकि मेरा मानना है कि चाहे पाकिस्तान को मारना हो या ठोका उसको पाकिस्तान को, या यहाँ पे जो 14 से पहले कैसे भारत आतंकी हमलों से लहूलुहान हो रहा था वो बात हो, या 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे, मैं कोई तारीफ नहीं, जो सच है वो बोल रहा हूँ। हालांकि लेकिन भी कहूंगा कि पत्रकारों को इस पूरे उसमें चाहे कोरोना में बिल्कुल हाशिए पे डाल दिया, नौकरियां चली गई, बहुत काम जो है अच्छे होने चाहिए वो नहीं हुए। लेकिन इसके बावजूद और नेताओं की तुलना में मोदी की जरूरत भारत को है। यदि आप राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी की बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसे आदमी की जो जाति जाति करता है। पिता कहता था कंप्यूटर ला, बेटा कहता है जाति जाति। तो आखिर मोदी के अलावा हो कौन सकता है? क्या मोदी को निपटा पाएंगे? नहीं, सवाल ही नहीं। भाई, इस देश में आप देखें ना, कोई भी कर्म लोगों ने छोड़ा है, फिर भी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। मेरा मानना है कि वो खुद नहीं छोड़ेंगे तो उनको छुड़ाने की हैसियत इस मौजूदा समय में किसी दल के राजनेता को नहीं है। क्योंकि जिस तरह के काम करने की उनकी शैली है, सवाल ही नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है। ये जो आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया से ही निपट जाएंगे मुझे लगता है। एक और बात मनोज जी, कि इसमें आपने भी शायद देखे होंगे, बहुत से पोस्ट पढ़ी मैंने, कि जो लोग दिन रात बीजेपी को, संघ को, सवर्णों को, मोदी को सब गाली देते रहते हैं, वो इस प्रकरण में मधु कीश्वर के खिलाफ लिख रहे हैं। बड़े बड़े जो जैसे एक्स में लिखते हैं, कई नामी लोग हैं। आखिर ऐसा क्योंकि लोग करें कि आखिर लोग आरोप लगाने के बीजेपी को पटाएगा, लेकिन कुछ है जो इस पूरे प्रकरण में कहते नहीं मधु कीश्वर कर रहे हैं। ये कैसे? अरे फालतू की बातें। आप देखिए ना, 10 राज्य बरसों नक्सल प्रभावित थे, 20,000 से ज्यादा सेना के जवान और सिविलियन मारे थे उन्होंने। उनके की चोट पर सरकार ने अनाउंस किया कि हम 31 मार्च 2026 को देश को नक्सल मुक्त कर देंगे, और 90% से ज्यादा नक्सली मार गए या सरेंडर कर गए। ऐसी कौन सी सरकार होगी जो डंके के चोट पर कहा और उसको किया?
इसकी बात तो नहीं करेंगे, या कौन सी सरकार होगी जो पाकिस्तान के अंदर जाके बदला लेगी? मैंने होमसी देखा था तब जब साहब गृह मंत्री थे, वो कई बदल थे, दिल्ली में बम धमाके, उसके बाद चिदम्बरम आए या फिर सिंधे साहब भी आए। मैंने तीनों को कार्यकाल दिखा, भारत कैसे लहूलुहान हो रहा था। थोड़ा चिदम्बर साहब के जमाने से थोड़ा सुधार हुआ, उन्हें अच्छा काम कर रहे थे, वो नक्सलियों के खिलाफ भी लग रहे थे, लेकिन वही दिग्विजय सिंह एंटी बोल रहे थे कि इनको गरीब मार रहे वगैरह वगैरह। अब उस कालखंड को हमने देखा कैसे हम खुद डरते थे, आप भी, कि हम अपने बसों में या मेट्रो में कैसे जाए, कब बम न फूटे, घर लौटेंगे कि नहीं, फिर अपनी कार से मैनेज करते कि यार कार ले चले, कुछ तो बचेंगे, फिर यार कहीं कहाँ खड़ी। ये हालत भारत की थी, हम तो इसके गवाह हैं, आप भी गवाह हैं दिल्ली में। अब ये सुधरा है, तो आखिर इसको भी नष्ट करके लोग कैसे देश लाना चाहते हैं, वो लाना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता भी सब कुछ अच्छा ही कर रही, लेकिन दो तीन मामलों की बात कर रहा हूँ कि ये इको सिस्टम है, ये चाहता क्या है। नहीं, वो कुल मिला के जबरदस्ती है, कुछ होना जाना कुछ नहीं है, और अपना ही इन्होंने चरित्र बताया है कि ये कितने छोटे लेवल के लोग हैं, और मधु किशोर वगैरह लोगों का कोई भविष्य नहीं है। थोड़े दिन में आप देखिएगा, 10-20 महीने और चर्चा होगी, फिर वो चुप हो जाएगा। तो अंत में बस एक बात कह दूं कि भारत का जो कानून है वो ये कहता है कि वयस्क लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है संबंधों का। लेकिन सवाल है कि सबूत तो हम, अब मानहानि का दावा ठुका तो इनको जेल जाना तय है मधु किशोर को। अभी देखते कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी समर्थक कोई मानहानि का दावा ठोकते हैं कि नहीं, और इसमें मधु किशोर को दंड नहीं मिल सकता है, या इस तरीके जो लोग आरोप लगाते हैं। लेकिन अभी तो ये लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया में, देखते हैं इसका नतीजा क्या होगा। मनोज जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए, लाइक कीजिए। जल्द आएंगे ज्वलंत मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।